हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो ये जो भी हमारा प्रयास है आप सभी के लिए, तो ये हमारा कंसिस्टेंसी हमने बनाए रखा है। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही कम्प्रेहेंसिव है, स्पेशली जो हमारा पीडीएफ है बहुत कम्प्रेहेंसिव है, क्रेडिबल है एंड यूनिक एंड बेस्ट इन क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीसीएस के लिहाज से इसको डिज़ाइन किया गया है। अक्रॉस इंडिया जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एपीएससी हो, तो सभी में ये चीज़ें काम आएंगी। और इसमें बस उतना ही दिया गया है जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। और क्या पढ़ना होता है, हमें कैसे पढ़ना होता है, कैसे डिफरेंट पेपर के साथ एक टॉपिक लिंक हो सकता है। अभी आपको लग सकता है कि आज का जो पहला टॉपिक है वो हिस्ट्री का है, तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है, आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, तो सभी पर्सपेक्टिव को हम एक टॉपिक के साथ दिखाते हैं। और क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि एक टॉपिक का कौन सा डायमेंशन पूछा जाएगा। तो आप किसी भी टॉपिक को अगर एक ही डायमेंशन में देखेंगे तो आपको क्या है, चीज़ें कम समझ में आएंगी और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसको टैकल करने में आपको प्रॉब्लम या फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए जो हमारा प्रिपरेशन है वो बहुत ही इंटीग्रेटेड है, सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपका इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसका जो पीडीएफ रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप उससे जुड़ के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें हम सिर्फ आपको जो टॉपिक है उसका समरी कैसे लिंक है वो बताएंगे, और कैसे प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं उसका मॉडल आंसर दिया गया है, प्लस पास्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन जो है यूट्यूब वीडियो का, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका डाउट कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली बात करता है अबाउट स्प्रिंग सीज़न के बारे में, कि स्प्रिंग सीज़न का कितना इम्पोर्टेंस होता है। जो स्प्रिंग सीज़न हमारे देश में लगभग आपका फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक ये लास्ट करता है। तो इस समय में आपका मॉनसून का सीज़न रहता है, सॉरी प्री मॉनसून का सीज़न रहता है। तो मॉनसून से पहले क्या आता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं प्री मॉनसून आता है। और आपके विंटर के बाद, विंटर में क्योंकि आपकी बारिश कम रहती है या फिर एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में रहती है, तो जो पेड़ है पौधे हैं उनका पतझड़ होता है। तो पतझड़ के बाद जब बसंत आता है, स्प्रिंग को हिंदी में बसंत कहा जाता है, तो बसंत के समय ये बारिश लेके आता है। और बारिश हमारे लिए क्या लेके आती है, होप लेकर आती है। तो इसी होप में क्या होता है, लोग डिफरेंट फेस्टिवल भी ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नॉर्थ इंडिया में बसंत पंचमी मनाया जाता है, पैन इंडिया लेवल में होली मनाई जाती है, युगाड़ी मनाया जाता है साउथ इंडिया, और गौड़ी पर्व मनाया जाता है, गुड़ी पर्व मनाया जाता है वेस्टर्न इंडिया में, सरस्वती पूजा मनाया जाता है बंगाल, आसाम, उड़ीसा में। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सीज़न के साथ क्या है, फेस्टिवल्स का कितना अच्छा एक कनेक्शन है। हमारे जो भी फेस्टिवल है, जो भी हमारा आप जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेशन का नेचर का जो रिदम होता है उसके साथ कनेक्शन होता है। जैसे आसाम में बिहू मनाया जाता है, बोहाग बिहू, काती बिहू, भोगाली बिहू। ओके, फिर पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, नॉर्थ में मकर संक्रांति। तो इन सभी चीज़ों का क्या है, नेचर के साथ कनेक्शन है। तो इसमें आपका जो बसंत का समय होता है ये बहुत ही आपका सुहाना होता है, इसमें बहुत सारा रोमांटिसिज्म भी होता है। तो ये रोमांटिसिज्म का जो पार्ट है वो भी इसमें दर्शाया गया है। तो ये जो राजस्थान का अवनेर में टेम्पल है, हर्षद माता टेम्पल, तो वहाँ में जो भी आपकी वॉल में कार्विंग्स है, जो भी डिपिक्शन है, वो उस समय
का जो लव है, लव का सीन जो है उसको डिपिक्ट कर रही है। ये जो टेम्पल है इसमें विष्णु का वर्शिप होता था, फिर शक्ति वर्शिप होता है। तो ये जो टेम्पल है इसी के रेफरेंस में पूरा स्प्रिंग फेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि हमारे पास्ट में कैसे जो स्प्रिंग फेस्ट है या फिर स्प्रिंग फेस्टिवल है वो मनाया जाता था, और अभी भी जो स्प्रिंग फेस्टिवल है उनका हमारा पास्ट से क्या है, कनेक्शन है। ये हमारा लेगेसी है कि जो भी फेस्टिवल्स है वो पास्ट में ही आपके फ्रेम हो गई थी। उस समय में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने आपके नेचर के रिदम के साथ ये फेस्टिवल्स वो मनाते थे, और उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका नेचर का अभी जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपके सीजन के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो जिसका सीधा सीधा बियरिंग किसके ऊपर है, हमारे कल्चर के ऊपर है। तो आज के समय पे आप मॉडर्न डेवलपमेंट्स देख सकते हैं, उसकी वजह से अर्बनाइजेशन देख सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख सकते हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। सीज़न का जो रिदम है वो खराब हो रहा है, उससे हमारे फेस्टिवल्स के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, वो चीज़ें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल दिया गया है। तो अभी इसको अगर जीएस पेपर 2 की पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे कौन से पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम कर रही है या कर सकती है जिससे हम क्या कर सके, जो आपके सीजनल चेंजेस है उसके ऊपर क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है उसको कैसे हम हॉल्ट कर सकते हैं, जो भी चेंजेस हो गए हैं उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनको रिवर्स नहीं किया गया तो ये हमारे जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, उसको ये क्या करेगा, हैम्पर करेगा। तो देख सकते हैं आप कि एक टॉपिक कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट को जोड़ रहा है। तो इन फ्यूचर क्या है, क्लाइमेट चेंज का कल्चर के ऊपर, हमारे आइडेंटिटी के ऊपर, हमारे फेस्टिवल्स के ऊपर क्या असर हो सकता है, उस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसमें आपका यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था उसका मॉडल आंसर भी दिया गया है। 2023 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। ओके, आंसर मतलब एग्जाम्पल इसमें दिखा दिया गया है। तो इससे आप क्या है, इसकी समझ बना सकते हैं, इसमें एक पकड़ बना सकते हैं। इसी के साथ हमने क्या किया है, आपका मॉडल आंसर अप्रोच भी आपको दिखाया है फॉर यूपीएससी मेंस। तो यूपीएससी मेंस हो या फिर एपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो, आंसर्स तो लगभग सेम ही रहेंगे। क्वेश्चन भी ये इन जनरल, ये जनरल नेचर के क्वेश्चन है, ये कोई स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है। तो इन चीज़ों को क्या है, पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या है, प्रिपेयर रहना है। तो इसमें हमने आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की कि कैसे आपका जो हमारा सीजनल जो सीज़न का जो रिदम है उससे हमारी फेस्टिवल्स कैसे रिलेटेड है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस्टिवल्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, द रेलिक्स ऑफ रत्नागिरी। तो रिसेंटली दिसंबर 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के रत्नागिरी में आपका एक्सकावेशन किया, और वहाँ से बहुत सारी बुद्धिस्ट रेलिक्स का आपका डिस्कवरी हुआ। तो अभी ये चीज़ें क्या हैं, हम जो पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 एंशिएंट हिस्ट्री में अबाउट बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म का कैसे आपका बोध गया में बुद्धा ने एनलाइटनमेंट लिया, उसके बाद सारनाथ में कैसे उन्होंने सरमन दिया, अपना फर्स्ट टीचिंग दिया, उसके बाद बुद्धिज़्म का कैसे स्प्रेड हुआ अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में, फिर साउथ एशिया में। तो इन सभी चीज़ों के समांतराल हमें ये भी देखना है कि उड़ीसा में भी बुद्धिज़्म का क्या था, इम्पैक्ट था। तो उस इम्पैक्ट का अभी हम जो भी एक्सकावेशन है उससे ये चीज़ें और फर्दर क्या हो जाती है, ऑथेंटिकेट हो जाती है कि ये चीज़ें वहाँ पे खोजी गई हैं। तो अभी एक्सकावेशन जारी है, खोज जारी है, तो और भी चीज़ें डिस्कवर होनी है। तो अभी फिर क्या करना है, पूरा बुद्धिज़्म को रीविजिट करना है। और ये जो भी रिसेंट आपकी एक्सकावेशंस है ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगी। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिहाज से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यूपीएससी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और अदर स्टेट पीसीएस में भी
प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है कि उड़ीसा के कौन से एरिया में नई खोज हुई है अबाउट बुद्धिज्म, तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका उड़ीसा में एक डायमंड ट्राइंगल है जहाँ पे डिफरेंट बुद्धिस्ट साइट है, और वो ट्राइंगल हो गया आपका रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ पूरा बुद्धिज्म को ही क्या करना है, रिविजिट करना। तो आर्कियोलॉजिकल चीज़ों की क्या सिग्निफिकेंस है, ये कैसे, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी जो भी खोज हुई है वो लगभग 5th सेंचुरी एडी की है, 5th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक। तो ये जो भी पुराने चीज़ की खोज, छानबीन है, खोज है, ये हमारी आइडेंटिटी को, हमारा कल्चर का जो वाइब्रेंसी रहा है पास्ट में, वो चीज़ें हमें दिखाता है। ओके, कि हम कितने सिविलाइज नेशन थे, और हमारे यहाँ में कैसे डिफरेंट फिलोसॉफी ने ग्रोथ किया था। तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी को दर्शाती है। प्लस अभी क्या है, ये जो भी नई खोज हुई है, इससे हमारा क्या हो सकता है, रीजनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे आपका क्या होगा, हेरिटेज टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। प्लस वहाँ उस एरिया में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा आपका कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। फिर आपका डिफरेंट पेपर के पर्सपेक्टिव से कैसे लिंक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो ये चीज़ें यहाँ पे और बारीकी से दिखा दी गई है। एथिक्स में भी क्या है, ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स है और जो भी फिलोसॉफी है, वो कैसे आपका सोसाइटी में मॉरलिटी प्रोवाइड करती है, एक एथिकल ग्राउंड प्रोवाइड करती है। तो ये जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो मैं आपको खोल के सारी चीज़ें नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिस्कशन है, पीडीएफ बहुत बड़ा है। तो अगर इसको पूरा समझाना हुआ तो ये लगभग 5-7 घंटे चला जाएगा ये वीडियो। तो इसीलिए आप समझने की मैं आपको समरी बता ही रहा हूँ। बाकी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट वाइज लिखा गया है, ताकि आप एग्ज़ाम में सीधा सीधा इन चीज़ों को लिख सकें। और कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। ओके, बाकी जो एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि कौन सा एनसीईआरटी किस एंगल से पढ़ना है, तो इस टॉपिक के लिए ये जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस है, क्लास आपका 11-12 का, वो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है बैकग्राउंड समझने के लिए। लेकिन हमने इसमें ये प्रयास किया है कि सभी चीज़ों को इसमें आपका इसका निचोड़ दे दिया जाए। ओके, तो ये है रिसेंट न्यूज़, ये है रिसेंट न्यूज़ का एडिशन। और इसके साथ बाकी जो भी चीज़ें ऐड की जा सकती है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव, वो भी इसमें दिखा दिए गए हैं। फिर भी अगर किसी एस्पिरेंट को कुछ समझ में नहीं आता है तो इन चीज़ों को एक बार विजिट करना होगा। बाकी हमारा जो फाउंडेशनल कोर्स ले रहे हैं, उनको तो हम एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और हमारा जो वैल्यू एडिशन होगा उसको करके हम एक सिंगल बुक प्रोवाइड कर देंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, फिर या फिर पॉलिटी हो या फिर एनवायरनमेंट हो। ओके, बाकी लोग जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए ये चीज़ें फर्दर ओपन अप कर दी गई है। आप इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा अगर ये समझ में नहीं आता है, और अगर आता है तो ये स्किप कर सकते हैं। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल आंसर बना के दिया गया है, एक आउटलाइन दिखा दिया गया है। तो ये आउटलाइन देख के आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, और पहले दिन जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही बुरा हो सकता है या फिर थोड़ा ठीक भी हो सकता है। अगर बुरा भी होता है तो आप उससे आपको डिस्करेज नहीं होना है। ओके, आप कोशिश करते रहिए। अब जब आंसर लिखते जाएंगे, ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी। बस आउटलाइन को ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एकदम टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना होगा। ओके, क्योंकि 150 से 250 वर्ड के बीच लिखना होता है। ओके, तो इतनी ज़्यादा कंटेंट दी गई है कि आपको इससे 150 से 250 वर्ड में चीज़ें आप आराम से कवर कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है डीआरडीओ's इंडिजेनियस सबमरीन प्लान टू गो फॉर अप्रूवल इन अ फ्यू मंथ। तो रिसेंटली डीआरडीओ ने प्लान लिया है कि वो सबमरीन को डेवलप करेंगे, और वो जो भी सबमरीन डेवलप होंगे उनमें लगभग 8 साल का समय लगेगा। और जो सबमरीन्स होगी उसमें जो भी कंटेंट होंगे वो 90 to 95 इंडिजेनियस कंटेंट होगा।
तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका डिफेंस सेल्फ रिलायंस के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया कैसे आपके आर्मी में, फिर आपकी नेवी में, फिर आपके एयरफोर्स में कैसे सेल्फ रिलायंस पाने की कोशिश कर रही है, और कैसे इंडोजेनियस हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और कैसे डिफरेंट नेशन के साथ, आपका फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इनके साथ हम कैसे कोलाबोरेट कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, फिर आपका स्किल डेवलपमेंट हो, और हम इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाए। तो इससे क्या होगा, हमारा डिफेंस में सेल्फ रिलायंस तो आएगा ही, इकोनॉमी में भी हमें बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हमारे देश में होगी वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उससे एक्सपोर्ट अर्निंग होगा हमारा, फिर उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, भारत का जो कद है वो ग्लोबल लेवल में बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, इन चीज़ों के ऊपर सवाल करते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या है, डीआरडीओ अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट है कि प्रोजेक्ट 76 लिया जा रहा है। तो जो प्रोजेक्ट 76 है ये इंडिजीनियस सबमरीन डेवलपमेंट के लिए है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि आपका प्रोजेक्ट 76 क्या है। और इसी के साथ क्या है, हमारा एक प्रोजेक्ट 75 आई भी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो जर्मन बेस्ड कंपनी है उनके साथ हमारा जो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वो कोलाबोरेट कर रही है, ताकि हम कंबाइंडली आपके सबमरीन इक्विपमेंट्स डेवलप कर सके। सबमरीन या डिफरेंट जो नेवल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं नेवी के लिए, वो हम डेवलप कर सके। तो ये हो गया कोलाबोरेटिव एफर्ट, ये हो गया इंडिजीनियस एफर्ट। ओके, तो ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है। बाकी जो भी इसका वैल्यू एडिशन है हमने इसमें दिया है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये इसका क्या ब्रॉडर इम्प्लीकेशन होगा, जो अभी बताया, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। ओके, ग्लोबल डिफेंस डायनामिक्स में चेंजेस आएंगी, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग होगा, सप्लाई चेन में हम वैल्यू ऐड कर पाएंगे। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज़ें इससे बेनिफिट ली जा सकती है। फर्दर इसमें हमने लिंकेजेस आपको दिखाए हैं कि कैसे डिफरेंट आपके सिलेबस के डिफरेंट पार्ट से ये चीज़ें लिंक है, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 के पर्सपेक्टिव से। तो इनको आपको क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। तो ये सभी चीज़ें आपका ये टॉपिक किसी भी पेपर में पूछ लिया जा सकता है। जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी, 4 में भी। ओके, ऑप्शनल में भी पूछ लिया जा सकता है, इकोनॉमिक्स में, पीएसआईआर में। ओके, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें हमने मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिया है, और इसी के साथ ये आपका एनसीईआरटी के साथ कैसे लिंक्ड है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक बात करता है अबाउट जो आपका सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव हाल फिलहाल चल रहा है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में डिफरेंट लीडर्स मीट कर रहे हैं और टॉक्स हो रही है बायलैटरल लेवल पे। तो अभी इसमें जो भूटान और इंडिया का टॉक है, तो वो होते ही ज़रूरी क्या हो जाता है कि इंडिया और भूटान का जो रिलेशन है वो कैसे आपका एग्जाम्पलरी टाई ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है, एक मॉडल के तौर पे देख सकते हैं दुनिया की बाकी देश। क्योंकि हमारा जो रिलेशन है विथ भूटान वो हिस्टोरिकली बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि भूटान बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बुद्धिज़्म का स्प्रेड भूटान में कहाँ से हुआ, इंडिया से हुआ। तो एक कल्चरल लिंक है हमारे साथ, पीपल टू पीपल टाई है। ओके, इकोनॉमिक टाइज है, डिफरेंट उनके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया उनको मदद कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपके पार्टनरशिप के डिफरेंट डायमेंशंस दिखाए गए हैं, जैसे आपके पीपल टू पीपल एंड कल्चरल बॉन्ड, ओके, इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेटिक इमेज, फिर आपका म्यूचुअल बेनिफिट कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में ले रहे हैं। फिर आपके इसमें देख सकते हैं हिस्टोरिकल जो हमारा कनेक्शन है वो भी इसमें दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि जब भी लीडर का विज़िट होता है एक दूसरे के देश में, तो वो चीज़ें आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो इस बार के एग्ज़ाम के लिए आपका इंडिया इंडोनेशिया का टाई पूछा जा सकता है, इंडिया यूएसए। फिर आपका इंडिया और भूटान तो है ही, फिर आपका इंडिया
म्यांमार के बारे में भी पूछा जा सकता है, फिर इंडिया और आपका मालदीव्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो चीज़ें अभी रिसेंट न्यूज़ में है, इंडिया फ्रांस, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमें बारीकी से देखनी ज़रूरी हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कैसे लिंकेजेस है इसमें दिखाए गए हैं और इसका डिफरेंट डायमेंशंस भी बताया गया है। तो इसी के साथ जो मॉडल क्वेश्चन है, पास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो प्रोबेबल क्वेश्चन है फ्यूचर के लिए, वो इसमें दिए गए हैं। ये पास्ट का क्वेश्चन है और ये मॉडल क्वेश्चन आंसर का आउटलाइन है। तो इसको देख के आप रेगुलर क्वेश्चन लिखते रहिए, ओके। क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स नहीं हुआ है, लेकिन प्रीलिम्स एक बार होने के बाद आपका जब सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, उसके बाद आपके पास समय बहुत कम रहेगा, लगभग 2-3 महीने हार्डली रहेंगे। तो तब क्या है, आपको समय कम होगा, तो इसीलिए क्या है, अभी से दो चार क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए, ओके। अगला टॉपिक अगेन साउथ एशिया का एक नेशन नेपाल के बारे में बात करता है। तो साउथ एशिया में जो नेशन है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, फिर आपका मालदीव्स, श्रीलंका, तो ये साउथ एशियन नेशन है। तो इनके बीच का रिलेशन जो है पूछा जाता है। कल हमने इंडिया पाकिस्तान का देखा था, आज हमने इंडिया भूटान का देखा और अभी इंडिया नेपाल। तो नेपाल के साथ अभी के समय पे रिलेशन में थोड़ी दरार आ गई है, क्योंकि चाइना के इंस्टिगेशन में नेपाल ने क्या किया, बॉर्डर डिस्प्यूट कर दिया। जो इंडिया का 3 प्लेस है, स्पेशली आपका काला पानी, लेपू लेक एंड लिम्पियाधुरा को लेके, तो नेपाल ने क्या किया, इन टेरिटोरी को क्लेम ही नहीं किया, बल्कि इन टेरिटोरी को उन्होंने नया पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करके उसमें भी शामिल कर लिया। तो ये चीज़ें हमारे लिए ऑफेंसिव है, एक डिस्प्यूट का कारण है अभी, जिसके वजह से अभी जो ट्रस्ट है वो डेफिसिट हो रहा है। प्लस जो नेपाल का टिल्ट है वो चाइना की ओर ज़्यादा है और चाइना के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। तो इसीलिए क्या है, नेपाल के साथ अभी थोड़ी ट्रस्ट डेफिसिट देखी जा रही है और रिलेशन में दरार है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, फॉरेन मिनिस्टर का मीट देखा गया, दोनों देशों का फॉरेन मिनिस्टर ने मीट किया। तो इसमें अच्छी डायलॉग हुई और ये होप किया जा रहा है कि बाय फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 नेपाल के जो पीएम हैं केपी शर्मा ओली, वो होपफुली इंडिया विजिट करेंगे। तो इसमें क्या है, अभी जो भी हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो भी इशू है, उन चीज़ों को दूर करना है। क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच क्या है, एक रोटी बेटी का रिलेशन है और हमारा एक हिस्टोरिकल टाई भी है, कल्चरल टाई भी है। क्योंकि कल्चरली इंडिया और नेपाल बहुत दूर क्या करता है, आपका लिंक शेयर करता है और नेपाली पॉपुलेशन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, आपके वो जो हमारे परमानेंट सिटीज़न हैं। इसी के साथ नेपाल के जो सिटीज़न है वो इंडिया में आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए, फिर एजुकेशन के लिए भी आते हैं। तो इस लिहाज से दोनों देश के बीच में अगर इतना इतना अच्छा रिलेशन है डिफरेंट प्रोस्पेक्ट को लेके, तो जो भी अभी डिस्ट्रस्ट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनको दूर करके फर्दर रिलेशन को इन्हांस करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऑलरेडी एपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में, तो इन फ्यूचर भी क्या है, आपका क्वेश्चन बन सकता है जीएस पेपर 2 में, ओके। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें इसमें दी गई हैं और इसका लिंकेजेस भी दिखाया गया है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो अभी जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आया जीएस पेपर 2 में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इकोनॉमिक डायमेंशन दिखा सकते हैं, फिर आप इसका कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डायमेंशन दिखा सकते हैं। तो एक ही आप जो जीएस पेपर 2 में ये सभी डायमेंशंस दिखा सकते हैं। तो आपको लगता है ना कि डायमेंशन हमें कैसे प्राप्त होंगे, सॉरी, तो वो डायमेंशन कैसे प्राप्त होंगे, बाय एक्सप्लोरिंग दिस थिंग्स, ओके। आपको इसका इंटीग्रेशन करना आना होगा। तो ये इंटीग्रेशन हमने आपको इसमें दिखाया है कि कल्चरल कोऑपरेशन, फिर आपका पॉलिसी लेवल में कोऑपरेशन, फिर आपका टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन, इकोनॉमी में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, साइंस एंड टेक में, तो ये सभी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मॉडल आंसर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है कि शक्तिकांत दास जी
जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, तो इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन, फिर कोविड के समय में, फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो अभी क्या होता है, ये जो शक्तिकांत दास जी है, इनको क्या किया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड के तौर पे अपॉइंट किया गया है पीएमओ में, ताकि पीएम को अभी जो भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है डोमेस्टिक लेवल में या फिर ग्लोबल लेवल में, उनको टेकल करने में या फिर पॉलिसी लेने में गवर्नमेंट को मदद हो, स्पेशली पीएम को एडवाइस मिले। अच्छा, तो उस लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा आज के समय पे जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस है, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस है, उसको टेकल करने के लिए गवर्नमेंट कैसे स्टेप्स ले रही है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स के अंदर एक स्टेप होगा ये। ओके, तो उस हिसाब से आपको अभी क्या है, फिर पीएमओ के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, जो जीएस पेपर 2 में हम पढ़ते हैं। तो पीएमओ कैसे रोल प्ले करता है, क्या रोल रहता है पीएमओ का पॉलिसी फॉर्मेशन में। ओके, फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो कैसे फंक्शन करती है, और ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या होता है पॉलिसी फॉर्मेशन में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, गवर्नमेंट को सजेशन देने में, फिर गवर्नमेंट के डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ है उनके बीच कोऑर्डिनेशन करने में। तो उस लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में कि पीएमओ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। ओके, तो उस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बाकी सभी लिंकेजेस इसमें दिखा दी गई है, और इसी के साथ आपका इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है, और प्रोबेबल क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये अगेन जो रणबीर अलाहाबादिया का जो केस है, जो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अब तक हमने लगभग 5 से 7 आर्टिकल रणबीर अलाहाबादिया केस के ऊपर डिस्कस किया है। तो ये पूरा केस क्या हो जाता है, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन को लेके उसके ऊपर कौन कौन से आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, प्लस जो डिजिटल मीडिया है उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया को इतना सहूलियत है कि वो कुछ भी चीज़ें पब्लिश कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें पब्लिश करते हैं उसमें आपका ऑब्सीन कंटेंट, वल्गैरिटी, ये सभी चीज़ें क्या करती है, लोगों का जो मॉरलिटी है, कम्युनिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको वायलेट करती है। तो अभी रिसेंटली आईबी मिनिस्ट्री ने ये प्लान किया है कि न्यू लॉ लाएंगे वो टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट, ताकि डिजिटल जो कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जाए, उसमें मॉडरेशन लाया जाए, ताकि ये क्या ना करे, जो सोसाइटी की मॉरलिटी है, जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, उसको वायलेट ना करे। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अगेन आपका क्या हो जाता है, हमारा पूरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर आपका डिजिटल मीडिया, ओके, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि अभी गवर्नमेंट को क्या है, एक आपका प्रीटेक्स्ट मिल गया कि इन चीज़ों को रेगुलेट करना है, तो रेगुलेट तो करना है, एक हद तक करना है, क्योंकि अगर इसको ओवर रेगुलेट किया गया तो लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वायलेट होगा, स्पेशली ओटीटी फ्रॉम जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, और जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उसमें क्या है, जो कंटेंट क्रिएटर है उनका भी एक क्या रहता है, एक्सप्रेशन का राइट रहता है, फ्रीडम रहता है। तो उसको ज़्यादा वायलेट नहीं करना चाहिए, उतना ही कंट्रोल करना ज़रूरी है जितना क्या ना करे, सोसाइटी का या फिर कम्युनिटी का जो स्टैंडर्ड है वो वायलेट ना करे। तो इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें आपको क्या है, एक बैलेंस आंसर देना होगा, और पास्ट के जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उनको भी आपको इसमें कोट करना होगा। और इसी के रिगार्डिंग कि डिजिटल जो कंटेंट है उसको रेगुलेशन करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट एक्ट है, ये भी आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसके डिफरेंट जो सेक्शन है वो क्या कहते हैं, फिर सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952, ये क्या कहता है, फिर इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस है, फिर आपका केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 है। तो ये सभी रेगुलेशंस, ये सभी एक्ट कैसे रेगुलेट करती है, या फिर इसमें कौन से लेक्यूनास रह गए हैं, इनको कैसे फर्दर अपग्रेड करना है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल
बात करता है। तो बाकी और भी जो सजेशन है वो इसमें मेंशन की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंट जो केस है रणबीर अलाहाबादिया केस, उसमें ये चीज़ें मेंशन की है कि ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट आर सर्कुलेटिंग ऑनलाइन अनचेक्ड। तो अनचेक्ड है, तो इसको क्या करना है, रेगुलेशन फ्रेम करके कुछ हद तक इसको रेगुलेट करना है, ताकि इस तरह के पब्लिक जो आउटरीच है वो ना हो, जो कम्युनिटी का स्टैंडर्ड है वो वायलेट ना हो, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी बचा रहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें भी मॉडल क्वेश्चन दे दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका मैरिज टूरिज्म को लेके। तो अभी इंडिया में जो आपका इंडिया का वेडिंग इकोनॉमी है, इंडियन वेडिंग टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, वो लगभग एस्टिमेटेड है अराउंड 5 लाख करोड़ का। लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो स्टेट है, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट में ही होती है, और मैरिज को लेके आपके डिफरेंट लॉ देखे जाते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो क्रिश्चियन मैरिजेस को रेगुलेट करता है, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो इसके वजह से क्या है, अभी आपका जो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, या फिर जो वेडिंग के वजह से जो इकोनॉमी जो में जो एक ग्रोथ आता है, वो चीज़ें क्या है, बहुत हद तक रेगुलेट हो गई है, या फिर आपकी डिस्करेज हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ जो आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन है उसमें ईज नहीं है, उसमें सहूलियत नहीं है। तो इन चीज़ों को क्या करना है, टाइम बाउंड मैनर में ठीक करना है, ताकि हम वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर जो वेडिंग टूरिज्म है उससे क्या कर सके, इकोनॉमी में बूस्ट ला सके। तो अभी जो भी आपका जो भी चैलेंजेस है, कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क है, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, ओके, जो इम्पैक्ट कर रही है टूरिज्म वेडिंग टूरिज्म को, तो इन चीज़ों को टैकल करना है। तो पास्ट में एपीएससी में क्या है, बिग फैट वेडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो आने वाले समय में भी इस लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो बेनिफिट होगा ईज ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर वेडिंग टूरिज्म क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगी, फिर आपका जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसका प्रमोशन होगा। तो इसमें आपका जो ग्लोबल कंपैरिजन है वो भी दिखाया गया है कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं थाईलैंड से, इटली से, फ्रांस से। तो ये सभी चीज़ें हमें इंश्योर करनी ज़रूरी होंगी। तो बाकी रिकमेंडेशन इसमें दी गई है कि 1 नेशन 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है, ओके, रिलैक्सेशन देना है रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट को, फिर फास्ट ट्रैक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है डिजी लॉकर के ज़रिए। तो ये सभी चीज़ें, फिर आपका स्पेशल प्रोविज़न फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड एनआरआई, इन चीज़ों को इंश्योर करना होगा। फिर टैक्स इंसेंटिव भी दे सकते हैं फॉर वेडिंग टूरिज्म, जीएसटी में छूट दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, आपके हमारा इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। ओके, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका कैसे लिंकेजेस है डिफरेंट पेपर के साथ वो दिखाया गया है। इसी के साथ आप कौन से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और पास्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए, और फ्यूचर में कौन से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। और आप ध्यान रखिएगा, हमने जो भी ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया हमको, तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए मोर देन 100% ये ज़रूरी रहेंगी, और इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये हम आपको 100% एश्योर कर सकते हैं। बाकी जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें जो स्टेट स्पेसिफिक पेपर होता है उसको आपको अपने ओर से प्रिपेयर करना होगा। एपीएससी के लिए तो हम अपने ओर से प्रिपेयर करा देते हैं, बाकी जो भी अलग स्टेट पीसीएस है उनके लिए प्रिपेयर करना होगा। बाकी यूपीएससी के लिए जो भी जीएस पेपर 1 से लेके 4 है इसमें पूरा कवर है, ऐसे भी इसमें कवर है। बाकी ऑप्शनल पेपर प्रिपेयर करना होगा, और साइड बाय साइड जो सी सेट का पेपर है वो आपको प्रिपेयर करना होगा। अगला टॉपिक बात करता है कैसे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें सर्विफिकेशन हो रहा है। तो अभी ये क्या मुद्दा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कैसे सर्विफिकेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर रही है, अभी सारा चीज़ खुद से नहीं कर रही है। जो भी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो आउटसोर्स कर रही है स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइडर से।
फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, तो पहले एक बिल्डर क्या करता था, सभी चीज़ें आपका खुद से प्रिपेयर करता था। लेकिन अभी क्या है, वो जैसे पेंटिंग के लिए कोई आपका सर्विस प्रोवाइडर है तो उनको बुला लेगी, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए या फिर जो भी इलेक्ट्रिक आपका वायरिंग ये सब करना है उसके लिए फिर सर्विस आउटसोर्स कर लेगी। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये चीज़ तो अच्छा है कि आपका सर्विसेज सेक्टर का बूस्ट हो रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो वर्कर थे वो अभी सर्विसेज सेक्टर में चले गए हैं, और सर्विसेज सेक्टर में जो भी स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं, इन जो भी वर्कर है, लेबर है, इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम देते हैं, और इनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलता है। तो ये एक क्या है, नया मुद्दा बन के खड़ा हो गया है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो सर्विस प्रोवाइडर से बहुत सस्ते में काम करवा सकते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर सस्ते में काम इसीलिए दे सकते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, जो वर्कर है, लेबर है, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म में रखते हैं, उनका वेजेस कम दिया जाता है, और उनका कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं रहता है, जैसे पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, ये सब नहीं दिया जाता है। तो इसी की वजह से क्या है, अभी ये मुद्दा बन के आया है कि जो लेबर है, जो वर्कर है, उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसी के साथ बाकी जो भी वैल्यू एडिशन किया जा सकता है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये जो भी आपका इसमें वे फॉरवर्ड है, फॉर्मलाइज करना है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है ताकि उनको बेहतर जॉब मिले और उनका कमाई अच्छा हो। ओके, तभी क्या होगा, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, क्योंकि अगर जो वर्कर है, लेबर है, उनका वेज हाइक नहीं होगा तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम रहेगी, तो वो मार्केट में डिमांड जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को ही इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो आपका बैलेंस करना है प्रॉफिटेबिलिटी को विथ वेज ग्रोथ, कि खाली प्रॉफिटेबिलिटी देखने से नहीं होगा कि सभी काम को सस्ते में आउटसोर्स कर लिया लेकिन वेज का जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, तो वैसे इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। और इसी के साथ क्या करना है, एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट करना है ताकि लेबर इंटेंसिव आपका सेक्टर डेवलप हो। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक बात करता है अबाउट आपका आइस शीट मेल्टिंग, स्पेशली आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक देश है यूरोप का, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में क्या है, उसके जो आइस है उसमें आपका ब्लैक एल्गेई जमने की वजह से, जो काई होती है ना, वो ब्लैक काई जमने की वजह से जो सन का जो हीट होता है वो टैप हो रहा है, क्योंकि ब्लैक सरफेस में क्या होता है, एल्बिडो इफेक्ट कम हो जाता है, जो सन का रे होता है, वो सन का जो हीट होता है वो ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके वजह से क्या हो रहा है, आइस शीट की मेल्टिंग हो रही है। तो हम एल्गे ब्लूम रिवर के ऊपर तो पढ़ते ही हैं, यूट्रोफिकेशन जो होता है उसके वजह से कैसे आपके मरीन इकोसिस्टम में इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक उसी तरह से कैसे ग्लेशियल इकोसिस्टम में कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अगेन ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कि क्लाइमेट चेंज कैसे आपके जो भी आइस शीट है उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है अपनी, और इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो अगेन ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो बाकी इसमें जो भी सोल्यूशन है, वे फॉरवर्ड है, लिंकेजेस है, वो दिखा दिया गया है, क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो भी दी गई है। अगला टॉपिक जो है वो बात करता है रिगार्डिंग हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिसेंटली अभी क्या किया गया कि आपका, अब पहले तो ये समझते हैं कि टीबी का जो इशू है वो इंडिया में बहुत ही एक बड़ा हेल्थ कंसर्न है। क्यों? क्योंकि आपका वर्ल्ड का जो 100% जो टीबी है, वर्ल्ड में जितना टीबी है उसका 25% टीबी केसेस इंडिया में डिटेक्ट हो रहे हैं, और इंडिया ने जो अपना एम्बिशियस टारगेट रखा था कि बाय 2025 हम टीबी को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे, वो अभी तक नहीं किया जा सका है, और प्रोबेबली ये टारगेट आपका अचीव नहीं किया जा सकेगा बाय 2025, इसको और समय लगेगा। लेकिन अभी क्या है, हम और क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ले सकते हैं जिससे टीबी को ठीक किया जा सकता है। तो कल जैसे हमने एक आर्टिकल देखा था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को आपका टेकल करने के लिए कैसे एआई लेड सर्विलियंस किया जा सकता है। तो अभी इसमें वही
चर्चा किया जाएगा कि कैसे एआई टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर टीबी स्क्रीनिंग। तो अभी स्पेशली आपका क्या है, डीप CXR जो टूल है उसको लेके थोड़ी चिंता जताई जा रही है कि इसको अच्छा से टेस्ट नहीं किया गया है, तो इसको अभी कैसे अप्रूव किया जाएगा। लेकिन इसकी जगह आपने WHO ने ऑलरेडी 2 टूल अप्रूव किए हैं, QXR और एक ज़ेनकी। तो इनका इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि आपका डीप CXR का, क्योंकि इसमें कौन से कंसर्न है, इसके ऊपर कोई पब्लिश्ड स्टडी नहीं है, इसके सेंसिटिविटी के ऊपर, स्पेसिफिसिटी के ऊपर, फील्ड परफॉर्मेंस के ऊपर, नो क्लैरिटी ऑन रूटीन यूसेज। तो इसीलिए क्या है, अभी ये डीप जो CXR AI टूल है टीबी को स्क्रीनिंग करने के लिए, तो इसके ऊपर चिंता जताई जा रही है। तो इसमें अभी क्या है, हमें इसके ऊपर फर्दर और इसको टेस्ट करना है और इसका सेंसिटिविटी को चेक करना है, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टीवी के लिए कौन से 2 टूल को WHO ने अप्रूव किया है, QXR और ज़ेनकी, और कौन सा AI टूल को लेके चिंता जताई जा रही है, वो है आपका डीप CXR। और क्या प्रॉब्लम है ये नीचे दिया गया है। तो अभी एग्जाम में क्या है, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के सेगमेंट में कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग में देखा था, फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में इसका इस्तेमाल देखा था, आज फिर इसका आपका टीबी में इसका इस्तेमाल देख रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आप जब पढ़ते रहेंगे ना कंटिन्यूसली, तो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे, और ये चीज़ें आप क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, रेगुलर इन चीज़ों को ट्रैक करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए इतने 10-12 न्यूज़पेपर पढ़ के इन चीज़ों को खोज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन में दिक्कत आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इन चीज़ों को डिफरेंट न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करके आपके समक्ष रखा है विथ वैल्यू एडिशन। और हमारा तो टीम वर्क करती है इसके पीछे, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, खुद से डिफरेंट न्यूज़पेपर को नहीं पकड़ना है। आप कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ इस चीज़ों को देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड चीज़ें हैं, ओके। तो इसमें कंपैरिजन भी दिखाया गया है QXR और ज़ेनकी का, तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ओके। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट, इसमें भी क्वेश्चन आंसर दिखा दिया गया है, ओके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन हमने नहीं रखा है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आएगा या पास्ट में पूछा भी गया है, ओके। बाकी क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो इसमें दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है पावरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो अभी सस्टेनेबल फ्यूचर ये स्पेशली कैसे हम पावर सेक्टर में या फिर एनर्जी सेक्टर में कैसे आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अल्टरनेटिव के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी हमारे पावर सेक्टर में आप देख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली कोल जला के जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है थर्मल पावर प्लांट से, उससे कितना पोल्यूशन होता है। लगभग 50% हमारा इलेक्ट्रिसिटी उसी से आता है। और हमारे पास जो कोयला है उसको 120 ईयर्स तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर इतना साल तक इस्तेमाल किया गया तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि नेचर का कितना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रक्शन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, इसका इम्पैक्ट रहेगा हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जल्द से जल्द इसका जो ऑल्टरनेट है उन ऑल्टरनेट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, तो जो भी क्लीनर सोर्स है उनमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, ताकि हम अपना जो टारगेट है नेट ज़ीरो का बाय 2070 उसको अचीव कर सके। बाकी हमारा जो पंचामृत स्ट्रैटेजी है उसमें भी हमने जो गोल रखे हैं उनको भी हमें फुलफिल करना है बाय 2030, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। और बाकी हमने क्या किया है, जो भी एडवांटेजेस है, चैलेंजेस है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये भी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ओके। फिर न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये सभी एनर्जी के सोर्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा, ओके। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में भी हमने देखा था। तो ये सभी चीज़ें क्या है, जुड़ी हुई है। आप जनरली पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको आंसर कर पाएंगे।
ये हम अश्योर करते हैं आपको। बस आप ये सभी चीज़ें पढ़ते रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है। बाकी पॉलिसी रिकमेंडेशन वे फॉरवर्ड क्या होगी, तो आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना होता है, लगभग आधा पेज से कम या फिर कभी आधा पेज, तो उसमें ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं एंड में। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट बिकातन मैगज़ीन। तो रिसेंटली देखा था जो बिकातन, ये तमिलनाडु बेस्ड एक मैगज़ीन है जिसमें एक कार्टून में पीएम मोदी साहब को डिपिक्ट किया गया था चेन में जकड़े हुए, जब वो यूएस विजिट कर रहे थे। तो तभी क्या किया गया, जो आईटी एक्ट है उसका आपका सेक्शन 69A का इस्तेमाल करके इस जो मैगज़ीन है इसका जो वेबसाइट है उसको बैन कर दिया गया। तो अभी इसमें ये कितना दूर जस्टिफाइड है, क्या जो जर्नलिस्टिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा रहा है, क्या ये सही है, तो उस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपका इन फ्यूचर बन सकता है। तो गवर्नमेंट के पास कितना पावर है, जो पावर है क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में जो इंडियन एक्सप्रेस एक केस था उसमें जो जजमेंट आया था उसमें क्या कहा था कि अंडर आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आम जनता को मिली है वो आपके प्रेस को भी मिली है, जर्नलिस्ट को भी मिली है। लेकिन अभी जर्नलिस्ट जो भी करते हैं उसमें भी उनको एक बैलेंस रखना होता है कि हमारा देश का जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल में ख़राब ना हो। और ये जो बिकतन मैगज़ीन है इसने जो भी किया ये कितना दूर जस्टिफाइड है, या फिर गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो कितना दूर जस्टिफाइड है, उसको लेके सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। गवर्नमेंट कितना पावर इस्तेमाल कर सकता है ओके टू रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्वालिफाइड राइट है। ओके तो इसमें आपको एक बैलेंस बना के आंसर लिखना होगा, और सभी आपको बैलेंसिंग कैसे करना है उसके लिए हमने इसमें सभी चीज़ों को समेटा है। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है व्हाट इज़ इंडियाज़ डायलामा ओवर फाइटर जेट। तो अभी इंडिया, जैसे अभी हमने देखा कि नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया सबमरीन का इंडिजीनियसली डेवलप करना चाह रही है, तो वैसे ही एयर डिफेंस के रिलेटेड भी इंडिया क्या कर रही है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है। फिर भी अभी रिसेंट इस्तेमाल के लिए हमें क्या है, फ्रांस से हमने जैसे राफेल खरीदा था, फिर हमारा पास्ट में जो भी डीलिंग था रशिया के साथ, और फ्यूचर में जो भी डीलिंग होने हैं, अभी तो स्पेशली जो F-35 ऑफर किया गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट, प्लस ये जो F-35 है, ये आपका एरो एक्सपो था बेंगलोर में, उसमें भी ये शो किया गया था। तो अभी क्या इसको परचेस किया जाना चाहिए, इसमें क्या अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसके वजह से इंडिया अभी स्केप्टिकल है इसको परचेस करने में। ओके तो वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये जो F-35 है इसके प्रोक्योरमेंट में क्या चैलेंजेस है, कॉस्ट फैक्टर आ जाता है, यूएस कंट्रोल ओवर अपग्रेड्स, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को हैम्पर करेगा, ऑपरेशनल डिसरप्शन देखे गए हैं, बाकी डिटेल्स इसमें मेंशन किया गया है। फिर क्या इंडिया को F-35 एक्सेप्ट करना चाहिए, यस करना चाहिए, या फिर क्यों नहीं करना चाहिए, दोनों साइड इसमें दिखाया गया है। आपको कोई साइड नहीं लेना है, एक बैलेंस आंसर आपको लिखना है, और जो इंडिया के हित में होगा, ज़्यादा हित में होगा, वो पॉइंट को आपको मेंशन करना होगा। फिर ये Su-57 ये रशियन मेड फाइटर है, तो इसको भी इंडिया को प्रोक्योर करना था, लेकिन अभी फ़िलहाल इंडिया ने इसको हॉल्ट कर दिया है कि अभी इसको प्रोक्योर नहीं करना है। तो इसमें भी इश्यूज़ क्या क्या है, तो ये सभी इश्यूज़ इसमें और एक्सप्लेनेशन दी गई है। ओके और इंडिया कैसे अपना खुद का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, कैसे LCA तेजस डेवलप किया जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी हो जाती है कि हम जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इंडिजीनियसली डेवलप करें, ताकि हमारा जो डिफेंस है उसमें हमारा पावर एनहांस हो, फिर हमारा इंडस्ट्री जो है डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें बूस्ट आए, हमारा इकोनॉमी ग्रो करें। तो ये चीज़ भी हमें देखना होता है, क्योंकि हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047। तो हमें डिफेंस जो कैपेबिलिटी है उसमें भी सेल्फ रिलायंस हासिल करना होगा। ओके बाकी इसमें चाइना पाकिस्तान फैक्टर ये सभी चीज़ें दिखाई गई है, और ये चाइना पाकिस्तान फैक्टर के लिए ही हमें क्या है, जल्द से जल्द ये
जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको डिसाइड करना है, प्लस जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है उसको भी डेवलप करना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग 3 लैंग्वेज पॉलिसी कंट्रोवर्सी को लेके। तो क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी? तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी एनईपी में लाया गया है। तो एनईपी कहता है कि एनईपी के तहत जो आपके स्टेट में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा। तो उन 3 लैंग्वेज फार्मूले में क्या होगा, आपका एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आपका इंडियन लैंग्वेजेस होना चाहिए और 1 लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, जैसे कि इंग्लिश। ओके, तो अभी ये चीज़ों को लेके क्या है, स्पेशली साउदर्न स्टेट और साउदर्न स्टेट में भी तमिलनाडु इसमें आपत्ति जता रही है कि ये हिंदी का इम्पोजिशन है। क्योंकि 3 लैंग्वेज में 1 लैंग्वेज तमिलनाडु के एजुकेशन में अगर इंग्लिश रहा, एक तमिल रहा, तो तीसरा क्या रहेगा? क्योंकि उनके पास तमिल के सिवाय और अलग ऑप्शन नहीं है, उनको हिंदी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वो अपोज कर रहे हैं। और उनका जो अभी का लैंग्वेज फार्मूला है वो 2 लैंग्वेज फार्मूला है, तमिल एंड इंग्लिश। और तमिल ये भी ऑब्जेक्शन जता रहा है कि जैसे साउथ में अगर हिंदी का इस्तेमाल हो तो नॉर्थ में क्या तमिल का इस्तेमाल होगा? नॉर्थ में भी तमिल सिखाई जानी चाहिए कि नॉर्थ में साउथ का एक लैंग्वेज सीखे, साउथ नॉर्थ का एक लैंग्वेज सीखेगा, ताकि कंट्री में इंटीग्रेशन आए। तो ये जो डिबेट है ना, बहुत ही पुराना डिबेट है। 1937 में ही पहला एक एंटी हिंदी एजिटेशन देखा गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। फिर 1965 में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट देखा गया था और इसमें लगभग 70 लोगों का डेथ भी हो गया था। तो ये जो लैंग्वेज का डिबेट है ना, ये बहुत ही इंडिया में बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसको लेके क्या करना है, बहुत ही कॉशियसली पॉलिसी डिज़ाइन करनी है। और जो भी दिक्कतें आती है उसमें किसी को ज़िद्दी अड़ियल नहीं रहना है, कैसे डेमोक्रेटिक वे से, डिस्कस से, नेगोशिएशन से कंसेंसस बना के आगे बढ़ना है। तो उसी रिगार्डिंग ये टॉपिक बात करता है। तो कल भी हमने यूजीसी के रूल्स के रिगार्डिंग देखा था, सेंटर स्टेट के बीच में कैसे आपका एक कॉम्बैट हो गया था। फिर आपका गवर्नर को लेके जो इशू चल रहा है, फिर आपका एनईपी को लेके जो इशू चल रहा है। तो कल आपको क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो कॉम्बैटिव फेडरलिज्म के ऊपर पूछेगा, या फिर फेडरलिज्म में क्या क्या चैलेंजेस है। तो उसमें आप क्या है, ये इन चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ क्या है, एनईपी कैसे फेडरल रिलेशन को इम्पैक्ट कर रही है, ये भी सीधा सीधा स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल था। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और ये जो भी प्रिपरेशन है बहुत कम्प्रिहेंसिव है। आप हमें ट्रस्ट कीजिए और इन चीज़ों को आप अराउंड द ईयर पढ़िए, देखिए, ये बहुत मददगार रहेंगी। ओके, और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, इंक्लूडिंग यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कैटर करेंगे। और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।